नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा और मैं आपका वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। और इंग्लिश में आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो टॉपिक है इसमें सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर ये आपका क्लियर होता है तो इंग्लिश में अदर टॉपिक भी आपके क्लियर होते हैं। मगर दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। जैसे कि वेदा करियर इंस्टीट्यूट है, वेदा करियर इंस्टीट्यूट ने जैसे कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 वैकेंसी डाल दी है, SADO वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, है ना, जिसकी ऑनलाइन क्लास हमारे वेदा करियर इंस्टीट्यूट में चल रही है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी वेदा करियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। और यहाँ पे अभी दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत ही कम फीस में आपको एडमिशन मिल जाएगा और यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 2 वैकेंसीज आई है, ये पहली बात तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। और जो हमारा यहाँ पे प्रश्न पत्र रहेगा, जो एग्जाम पैटर्न रहेगा इन 2 वैकेंसी का, पहला पार्ट रहेगा 100 क्वेश्चन का और सेकंड पार्ट रहेगा 100 क्वेश्चन का। पहला पार्ट में आपके पास 6 सब्जेक्ट रहेंगे। जीके रहेगा, आपकी हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, मैथ्स रहेगी और विज्ञान और रीजनिंग रहेगी। जिसको मैं आज डील करने वाला हूं वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश डील करना एग्रीकल्चर स्टूडेंट सभी जानते हैं, सभी का ऑलमोस्ट वीक होता है थोड़ा सा, क्योंकि उनका ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। मगर दोस्तों, अगर आप वेदा करियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका ये पार्ट भी हम लोग स्कोरिंग करवा देंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसको छोड़कर बाकी सभी चीजों में ध्यान लगाएंगे, ठीक है ना। और हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी स्कोर करेंगे, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे स्टूडेंट का हाई रहेगा। तो हमको ये वाला पोर्शन छोड़ना नहीं है, इससे फाइट करना है और इससे फाइट मैं आपको करवाऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से करवाऊंगा। आपको बहुत ही आसानी से इंग्लिश समझ में आएगी। अभी तक जैसा कि आपने कहीं भी इंग्लिश पढ़ी हो वो सब कॉन्सेप्ट भूल जाइए। यहाँ पे मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट डील करने वाला हूं और बहुत ही सरल भाषा में डील करूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, तो जैसे कि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसको हम 2 पार्ट में डील करते हैं इंग्लिश को। पहला होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच और सेकेंड होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने इधर देखा था कि यहां पे 6 पार्ट है, 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स के हैं। क्लियर? तो मेरे दोस्त भाइयों, स्टूडेंट हो, अगर मैं एक पोर्शन की बात करूं तो करीबन 16 से 17 क्वेश्चन एक पार्ट को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और यह भी हो सकता है व्यापम की वैकेंसी, यह भी हो सकता है कि अंग्रेजी को 15 क्वेश्चन मिल जाए, यह भी हो सकता है 14 क्वेश्चन मिल जाए, यह हो सकता है सामान्य ज्ञान को 20 क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि व्यापम जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें बस ओनली 100 क्वेश्चन बताया गया है, ये नहीं बताया कि पर सेक्शन में कितने मार्क्स होंगे। तो हम मिनिमम 15 से 16 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ईच सब्जेक्ट जो भी ईच सेक्शन है उसमें हमें 15 से 16 क्वेश्चन मिलने हैं। तो इंग्लिश को भी कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 15 से 16। और देखिए 15 से 16 क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा बड़ा वेटेज होता है सर। अगर इसको आप छोड़ते हैं तो देखा जाए तो आप एग्जाम से बाहर भी हो सकते हैं ओनली इंग्लिश के चक्कर में। आ रही बात समझ में? तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको डिनाई नहीं करना है, ठीक है। मेरा आपसे वादा है, आपके 15 या 16 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मेरी, देखिए 100% तो कुछ नहीं होता, फिर भी मैं आपको 10 के ऊपर, और जिनका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अच्छी है उनको 13 नंबर से ऊपर इंग्लिश में मार्क्स गेन कराने की गारंटी मेरी है। आ रही मेरी बात दोस्तों, समझ में बात? तो 10 से 13 का टारगेट रहेगा। हो सके तो मैं ये 10 को भी मिटा देता हूं, अपन 13 अबाव लाएंगे। क्योंकि देखिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इंग्लिश आने वाली है वो जनरल इंग्लिश आने वाली है। कौन सी इंग्लिश आने वाली है? जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में सामान्य चीज पूछेगा वो,
ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं सर, मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। एमपी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्यापम हो गया, चाहे पीएससी हो गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर जाऊं इंग्लिश में, तो अगर मैं आपकी बात करूं आपका कहां से बनने वाला है चैप्टर, तो एक पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये है कौन, नाउन। दूसरा प्रोनाउन। एडजेक्टिव को अभी छोड़ रहे, एडजेक्टिव के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल। क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। पहली बात तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, डिटर्मिनर्स। क्या पढ़नी पड़ेगी, डिटर्मिनर्स। देखिए डिटर्मिनर्स से डरना मत, डिटर्मिनर्स जिसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक चीज लिख देता हूं, फ्यू, आ फ्यू। अब जैसे मैंने फ्यू आ फ्यू लिखा तो आप समझ जाएंगे अच्छा सर ये वाला पार्ट इसको डिटर्मिनर्स बोलते हैं। हाँ बच्चों याद रख लेना, इन दोनों पार्ट से आपको क्वेश्चन आने ही हैं। अभी मैं बोल देता हूं 110%, ठीक है ना, जिसको हम एडजेक्टिव के अंदर ही डील करेंगे। क्लियर। वर्ब जो है उसका एडवांस पार्ट आपको नहीं आएगा, मैं मगर थोड़ा बहुत आपसे डील करूंगा, ज्यादा एडवांस पे नहीं जाऊं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम सब्जेक्ट और वर्ब को यही डील कर लेंगे। वर्ब को भी डील कहां करेंगे हम, अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, ठीक है ना। एडवर्ब में आपको जहां से क्वेश्चन बन सकता है वही पार्ट बताऊंगा, मगर ये भी अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको ना लेना। वेरी 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 आईएमपी। देखिए आईएमपी लिख दिया मैंने किसके आगे, प्रीपोजिशन के आगे। 3 क्वेश्चन मान के चलिए आप प्रीपोजिशन के, 4 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4। वेरी वेरी आईएमपी को चैप्टर, ठीक है ना। कंजंक्शन 2 से 3 क्वेश्चन कहां से आएंगे, कंजंक्शन से आएंगे। तो देखिए दूसरा पार्ट इंटरजेक्शन आपको छोड़ देना, नहीं आएगा, इंटरजेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि आपको पहले माइंड को मेकअप करना है, और माइंड को मेकअप ऐसा करना है कि जो मैं बता रहा हूं, अंकित सर जो बता रहे हैं कि जो चैप्टर आपको पहले डील करना है उसको पहले आप पूरी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद अगर आप पे कैपेसिटी हो तो आप दूसरे चैप्टर भी तैयार कर सकते हो। मैंने कब मना करा है, मैं पढ़ा भी दूंगा, आ रही मेरी बात समझ में। मगर देखिए हमें देखना है कि 16 नंबर पे हमारे कौन से चैप्टर के पहले आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हम उसको पहले डील करेंगे ना, जिससे हमारा यहां पे 16 में से 14 नंबर तो गेन हो। आ रही मेरी बात समझ में। चलिए अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जाऊं तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपको अभी छोड़ देना है, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में पेरा जंबल आपको आएंगे नहीं 15-16 नंबर पे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे आपको। पैसेज भी आने की संभावना ना के ही बराबर होगी, क्योंकि 15 क्वेश्चन में पैसेज कहां से देगा। अगर पैसेज देगा तो वो ग्रामर नहीं पूछ पाएगा आपसे, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वोकैब आपको पढ़ना है 2 नंबर, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स। पर्यायवाची और विलोम। पर्यायवाची को सिनोनिम्स बोलते हैं और विलोम को एंटोनिम्स बोलते हैं। यहां पे ये 2 नंबर आने की संभावना है। 1 नंबर आएंगे, 1 नंबर सिनोनिम्स के आएंगे, 1 नंबर एंटोनिम्स से आएंगे। तो यहां आपको वोकैब पढ़ना है। हाँ इडियम फ्रेज एक आ सकती है, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इडियम फ्रेज, वो आपका इडियम्स लिख देगा, या फ्रेज मुहावरे या लोकोक्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मुहावरे या लोकोक्ति, ठीक है ना। मुहावरे लोकोक्ति कहा जाता है इसको। तो आपको एक व्यापम में जो एग्जाम होते हैं उसपे 1-2 वो पूछ लेता है, तो मैं बता रहा हूं कि एक यहां आ सकता है। टेंस वॉइस नरेशन आपके इस पे अभी आएंगे नहीं, मगर मैं इस पे, इसमें जो क्वेश्चन आपको आने की संभावना हो सकती है वो मैं आपको यहां डील कर दूंगा। देखिए मैं ये बोल रहा हूं जो आएगा नहीं, जो आएगा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये है कि इसको अपन को बाद में देखना है। पहले किसको देखना है, इसको देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। आपको जो मैंने क्रॉस करा है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे यहां पे, इसका मतलब ये है पहले आप ये पढ़ेंगे, दूसरे में आप क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा,
और सबकी मेरे पास ट्रिक भी है, ठीक है। ट्रिक ऐसी है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा बस, बाकी हर चीज ट्रिक नहीं होती, आपको बेसिक तो आपका स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये दो चीज समझ में आई। इंग्लिश आपको 15 से 16 नंबर की आने वाली है SADO में, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट में इंग्लिश है, मगर हमें पहले फोकस क्या करना है, इस वाले पार्ट में करना है, क्योंकि इस वाले पार्ट में से कम पूरा पेपर ही बनने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। इधर भी मैं आपको ये इसमें जो एग्जाम्पल ज्यादातर व्यापम में पूछे गए या प्रीवियस एग्जाम में अगर पूछे गए होंगे तो मैं उसी को आपको डील कर दूंगा और वही आपके पास पेपर में आ जाएंगे जैसे के तैसे। इवन जो पढ़ाने के बाद मैं 1 क्लास या 2 क्लास ऐसी लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और आप बस उसी को पढ़ के चले आना, आपकी नैया पार हो जाएगी। 70% तो मैं बोल रहा हूं कि मैं जो बताऊंगा वही आ जाएगा, क्योंकि देखिए 100% तो कोई नहीं बोल सकता, और जो बोलता है 100% तो 100% तो फिर वो एग्जामिनर ही हो गया, उसने ही सेट करा होगा पेपर। मगर 70-80% तो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्योंकि 5 से 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ये आना है, ठीक है मेरे दोस्तों भाइयों। चलो अब अपन आते हैं, हमने ये देख लिया पैटर्न भी कैसा है, ठीक है ना, ये 2 पेपर। हाँ एक चीज और, अगर ये पोस्ट के लिए हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भरना चाहेंगे तो उनको यहां पे PG चाहिए, PG पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और यहां पे ओनली ग्रेजुएशन अगर आपका एग्रीकल्चर से होगा तो आप इसकी पोस्ट भर सकते हैं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो आप ये वाली पोस्ट भर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमारा जो हमें जो डील करनी है, सब्जेक्ट का वर्ब से हमें क्या करना है, एग्रीमेंट करना है। अब वो एग्रीमेंट कैसे होगा तो उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर वर्ब क्या होती है। अब दिक्कत ये है सब्जेक्ट जो होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। बोला सर ये कहीं कौन सी नई कहानी ले आया। पूरी इंग्लिश में यदि आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के रूप में या तो कोई नाउन मिलेगी या तो कोई प्रोनाउन मिलेगी, क्लियर। और वर्ब तो आपको मालूम ही है, जो आप एक्शन करते हो डेली रूटीन में वो आपका वर्ब होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट सर नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो आप दिखाइए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखिए जैसे कि मेरे यहां सब्जेक्ट लिखा हुआ क्या, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, ठीक है। देखिए मैं नेम को बॉक्स के अंदर कर रहा हूं, किसके अंदर कर रहा हूं, बॉक्स के अंदर। ये जो नेम है ना इसी को बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ा होगा, ऑल द नेमिंग थिंग्स कॉल्ड नाउन, है ना। किसी भी स्थान, नाम, वस्तु के नाम को क्या बोलते हो आप, नाउन बोलते हो ना, वही तो है, तो नाम ही तो है यहाँ पे। और इसके अलावा जो कुछ बचा है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। सब्जेक्ट तो है ही, मगर ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या है, नाउन है। तो मैंने वही तो बोला था, सब्जेक्ट या तो क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं, या तो प्रोनाउन। एक छोटी सी डेफिनेशन और बता रहा हूं मैं आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है ना। उसके बाद में इसको कैरी ऑन करूंगा, तब आपको और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। मैंने बोला राम इज गोइंग टू, कभी भी आप इंग्लिश पढ़ें तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हमेशा आप सरल वाक्यों का वो करें, ठीक है। सरल वाक्य से क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपके पास फिर कैसे भी वाक्य आ जाए वो कॉन्सेप्ट कभी हिलता नहीं है। आप कैसे भी प्रकार के वाक्य को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में। इसमें मैं बहुत ही आसान डेफिनेशन बताने वाला हूं सब्जेक्ट की, वर्ब की। वर्ब में 2 है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कराना है और सही कराना है। उसी में आ रहा हूं मैं, कैसे करवाते हैं उसी में आ रहा हूं मैं धीरे से। तो मुझे बताइए सेंटेंस, ये डॉट लगा दिया मैंने, डॉट इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, और ये अगर मैंने लगा दी इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए
इस सेंटेंस में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर इस पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या बन के आई, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। कितनी आसान। या दूसरी डेफिनेशन, सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है? मार्केट कर रहा है, इस कर रहा है, गोइंग कर रहा है कि क्या कर रहा है? राम कर रहा है ना एक्शन। तो जो एक्शन करता है, जो सेंटेंस में एक्शन करता है या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए अब वर्ब के पास आते हैं। ये सब्जेक्ट, अभी आपने बोला था ये सब्जेक्ट क्या कर रहा था? जा रहा था। कहां जा रहा था? मार्केट। तो जाना, जैसे कि मैं जा रहा हूं, इसे जा रहा हूं, तो जाना ही तो क्रिया हो गई, जिसको कर कौन रहा हूं? मैं कर रहा हूं। तो राम का एक्शन क्या है? गोइंग। तो राम का मेन एक्शन क्या है? गोइंग। तो मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो भी मेन एक्शन होता है वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब कहलाता है। आगे मेरी बात समझ में? जैसे अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, काई से देख रहे हो आप? सर आंखों से देख रहे हैं। तो आपकी आंख क्या है? सब्जेक्ट है। आंख से देख रहे हो तो आंख क्या हो गई? सब्जेक्ट। और देखना क्या हो गया? क्रिया हो गई ना। और आपके आंख की मेन क्रिया क्या है? देखना। तो देखना वहां क्रिया हो गई। ऐसे यहां पर राम की मेन क्रिया क्या थी? जाना। तो जाना क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, मेन एक्शन हो गया, जो कि किसने करा? राम ने। चलो सर, मेन वर्ब की कहानी समझ में आ गई। आप डेली रूटीन, आपका जो दिनचर्या होता है, डेली रूटीन होता है, उसमें आप जो भी काम कर रहे हो, देखो सुबह उठते हो आप, उठे आप, फिर उठने के बाद आप क्या करते हो? फ्रेशन अप होते हो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो। तो फ्रेशन अप होना, ब्रेकफास्ट होना, उठना, गेटअप, गेटअप वर्ब है ना, वेकअप, गेटअप, फ्रेशन अप वर्ब है। फिर क्या करते हो आप? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या हो गया? ईट, खाना खा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। और जैसे ब्रेकफास्ट करते हो तो आप कोचिंग आ जाते हो। आना मतलब कम। फिर कोचिंग में मस्ती करना और पढ़ाई भी करना, तो मेक अ नॉइज और स्टडी दोनों वर्ब है। कोचिंग के बाद फिर कहीं घूमने चले आना किसी के साथ, वंडरिंग करना, घूमना, तो घूमना भी तो वर्ब है। और फिर रात में घर जाके खाना खा के सो जाना, और सोने से पहले चैटिंग करना, तो चैटिंग करना भी तो वर्ब है। तो आप जितनी भी डेली रूटीन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर? अब देखिए ये जो इज, ये क्या है मालूम आपको? ये इसको कर रहा है सपोर्ट। क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। मेन वर्ब को जो सपोर्ट करता है, सहायता करता है, उसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसलिए इनका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ गया, क्योंकि ये क्या करती है? हमेशा सपोर्ट करती है। ठीक है, इसको हायर केस में आपको जब वर्ब पढ़ाऊंगा ना थोड़ा, तब और बताऊंगा मैं, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, तो मेन वर्ब का जो सपोर्ट करती है हेल्पिंग वर्ब। इन तीनों के अलावा जो कुछ बचता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हो गई। एक बार फास्ट तरीके सुन लीजिए। सेंटेंस में जो काम करता है या जो एक्शन करता है या जिसके बारे में बात होती है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट का जो मेन एक्शन होता है, आपका मेन एक्शन अभी क्या है? पढ़ना, स्टडी। तो आपका मेन एक्शन स्टडी होगा और राम का मेन एक्शन क्या होगा? गोइंग। सब्जेक्ट का मेन एक्शन मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब को जो सपोर्ट करती है हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इनके अलावा जो कुछ सेंटेंस में बचता है क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक। अब सर ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो हमारे इंग्लिश में सब्जेक्ट कितने होते हैं? इतने ही होते हैं, जिसमें से इनकी संख्या हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा। आ रही मेरी बात समझ में? और अभी भी जैसे कि अभी मैंने लिखा था राम, तो राम नाउन ही, नाम था तो नाउन है। जैसे आपका नाम होगा राकेश, पंकज, सूरज, सबका नाम है, जिसका नाम है वो नाउन है। ठीक है ना, इतने ही होते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बताइए इसमें सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा है?
तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको याद नहीं करना है। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, आपको बस याद कर लो। यू, वी और इन तीनों के अलावा जो कुछ आपको यहां दिख रहा है वो सब सिंगुलर है। और ये क्या है? प्लूरल। क्या है ये? प्लूरल। इनके अलावा मतलब वी, यू और दे, ये तीनों क्या है? प्लूरल हैं। बाकी जितने बचे हुए क्या है? सिंगुलर। देखिए, हमें याद करना है तो हमें याद करते समय भी हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें गागर में सागर बनना है, ना कि सागर से गागर बनना है। सागर से गागर तो मैं अभी जाके भर के ले आऊंगा 2 मिनट में। जैसे कि आप गंगा नदी है, गंगा नदी से गंगा निकाल ले आते हो बोतल में, मगर आपको गंगा को पूरा बोतल भरना है। कबीर का दोहा पढ़ा था, तो सर वही बता रहा हूं मैं आपको, गागर में सागर करने वाले काम ही बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको लोड ना आए कभी कोई भी चीज याद करने में। अब एक पहली बात तो याद करना ही नहीं, समझना है। वो सब चीज यही लिखी हुई है। देखिए, इनके अलावा जो कुछ बचे तो याद ही मत करो। ये जहां भी आए ये प्लूरल, बाकी जो बचे वो क्या है? सिंगुलर। मतलब आई, वी, आई, ही, शी, इट और नेम, ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, चलिए, ये लिखा हुआ है मैंने, आपको इन दोनों जगह भरना है। क्या भरना है? अच्छा जल्दी बताइए, इधर क्या भरोगे? इन तीनों को उठा के यहां रख देना, और जो बच्चे हैं उनको उठा के रख देना, यहां रख देना। मेरी बात समझ रहे हो? ये जरूर ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। ये चैप्टर आपका अच्छा हो गया तो मेरी गारंटी है इंग्लिश में जो आगे के चैप्टर होने वाले हैं वो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मगर वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इसी चैप्टर से हर चैप्टर डील करूंगा और आपको बार बार बताऊंगा। देखिए, वही चीज सामने आई आपके, आएगी। क्लियर? वर्ब में आऊं, जैसे कि सब्जेक्ट इतने होते हैं इंग्लिश में, इतने ही होते हैं बस, इसको अपन नाउन में पढ़ेंगे अच्छे से, और इतने प्रोनाउन है। ठीक है ना? सिंगुलर, प्लूरल। ऐसे मेन वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये रही सिंगुलर एंड प्लूरल। देखना, आपने नाम सुना होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, डू, डज, डिड और हैड। इसमें मैंने देखा हैज लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, हैज बीन नहीं लिखा है, तो आप लोग लिख लेना। ठीक है ना? हैज बीन आता है, हैव बीन आता है ना? हैड बीन आएगा, विल आएगा तो विल भी आएगा, है ना? विल हैव आएगा, विल हैव बीन आएगा। क्लियर? वो नहीं लिखा। एक चीज और इस पे छोड़ी है मैंने, इसको नाम बोलते हैं मॉडल्स। मॉडल वर्ब पढ़ी होगी आपने, कैन, कुड, इधर लिख देता हूं मैं। पढ़ी नहीं हुई हो तो सुनी तो होगी कभी। अपन ने बचपन में कितना बोला है मॉडल वर्ब। अपन बोलते ना, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई गो टू टॉयलेट, तो मे क्या है? मॉडल वर्ब तो है। माइट भी तो मॉडल है ना? ठीक है ना? आपने यूज करा मगर आपको मालूम नहीं कि ये क्या होती है। क्लियर? चलिए, तो मे, माइट, कैन, कुड ये होती है मॉडल। इसको भी हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं मेरे भाइयों। ठीक है? चलिए, अब जैसे कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल, ऐसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। जल्दी से बताइए इसमें सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है? ठीक है? अच्छा, सब छोड़ दीजिए, बस आप मुझे बताइए डू और डज में से सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है? 5-6 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। 99.9% बच्चे गलत बताते हैं। 99.9% बच्चे, अभी तक का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसमें डू और डज में से सिंगुलर कौन सी और प्लूरल कौन सी, ये नहीं बता पाते। अगर मैं बोलूं इज, एम, आर, तो आप तो इजीली बता देंगे, सर कि इज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। जल्दी बताइए। तो मेरे प्यारा दोस्तों, डज सिंगुलर है। ठीक है ना? इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे डील करने वाला हूं, अभी देखना। डज क्या है? सिंगुलर वर्ब है।
ठीक है, अब बताइए सर प्लूरल कौन सी है, तो प्लूरल भी देख लो बेटा, आर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, वर प्लूरल है, वर लिखा है ना बेटा, इधर नीचे आ गया इसका ई आर, आर ई है ना, आर ई है ना, नीचे आ गया, ठीक है, और ये डू प्लूरल है। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं तो पूरी इंग्लिश में ये रही और एक मोडाल, इनके अलावा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है सर। तो ये बहुत इजी होता है, ये आराम से याद कर सकते हो, लिमिटेड है। जो चीज लिमिटेड है उसको याद करने में दिक्कत नहीं होती, मगर जो चीज अनलिमिटेड है उसको याद करने में सर दिक्कत होती है, कौन कौन सी है मालूम नहीं। तो सर ये जो मेन वर्ब ना ये अनलिमिटेड है, आ रही बात समझ में? तो पहले हम लिमिटेड देख लेते हैं। अब सर आपने इज बता दिया, एम बता दिया, वॉज बता दिया, हैज बता दिया। अच्छा हैज बता दिया तो हैज बीन भी आएगा, ठीक है ना, हैज बीन भी आएगा। हैज बीन भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर हैज सिंगुलर है तो हैज बीन भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर हैव प्लूरल है तो हैव बीन क्या होगा, प्लूरल। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? चलो ठीक है, चलिए अब बोला सर जो बची हुई है, विल बची हुई है, विल बची हुई है, शेल बची हुई है, डिड बची हुई है, हेड बची हुई है, इनका क्या करना है? ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होती क्या? मैंने बोला होती है ना, मगर फिर आपने लगाया कि नहीं इसको? तो देखिए जो येलो रंग पर है वो तो सिंगुलर है, वो तो सिंगुलर है। जो सर्कल बनाई हुई है ब्लू से मैंने, वो क्या है, प्लूरल है। और जिसको मैंने ग्रीन करा हुआ है, क्या करा हुआ है, ग्रीन, वो सिंगुलर एसपी है, एसपी। सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं है, नहीं तो आप एसपी लिखा तो आप वहां चले जाओ सुपरिटेंडेंट पुलिस। एसपी का मतलब ये है सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। मेरी बात समझ में आ रहे हो? जिनका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, उसको हम शेल बोलते हैं, विल बोलते हैं, डिड बोलते हैं और हेड बोलते हैं। अच्छा हेड बोला है तो हेड विल भी आएगा, आएगा ना। चलिए कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला दे हैड अ जीप, उसके पास एक जीप थी। अगर मैं बोल दूंगा शी हैड, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ भी हेड आया, इसके साथ भी हेड आया। इसका मतलब ये होता है इधर विल भी कर सकता हूं, इधर शेल भी कर सकता हूं, इधर डिड भी कर सकता हूं। आ रही मेरी बात समझ में? मगर वही देख लीजिए आप, दे और शी फिर लिखा मैंने, यहां मैंने अगर आर लिखा है तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, इस करना पड़ेगा ना। शी के साथ इस लगाते हो ना आप, और दे के साथ आर लगाते हो। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर? तो इसलिए इसको ये सिंगुलर और ये हमेशा प्लूरल यूज होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मगर इन वर्ब को आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो शेल, डिड, हैड और विल ये क्या होती है आपकी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, मतलब एसपी। एसपी बोल दूं। एक और चीज मैंने यहां लिखी थी, मोडाल, मॉडल वर्ब। ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है और इसको भी हम क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी समझ में आ गया ना? एसपी का मतलब होता है कि जिन वर्ब का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। देख लेते हैं, आई कैन, आई कैन भी बोल सकते हैं, आई मे भी बोल सकते हैं, आई कुड भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? आई मस्ट भी बोल सकते हैं। तो जितनी भी मोडाल्स हैं उनको आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, वो कभी मतलब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगती हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो मोडाल भी पूरी की पूरी क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्लियर? बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, यही सिंगुलर और प्लूरल में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अभी देखना, अब मेन वर्ब में आते हैं। तो मेन वर्ब क्या होता है, अपन ने जैसे पढ़ा था कि जो मैं कर रहा हूं एक्शन, एक्शन में अभी क्या कर रहा हूं, टीचिंग। टीचिंग मतलब पढ़ाना, तो पढ़ाना मेरा मेन एक्शन हुआ, तो वो मेन वर्ब हो गया। मेरा जो मेन एक्शन है वो पढ़ाना है, तो वो मेन वर्ब हो गया। ऐसे यहां मैंने बहुत सारी मेन वर्ब लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप डेली रूटीन में जो कुछ भी कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, डेली रूटीन छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूं जब भी आप जो कुछ कर रहे हो सब मेन वर्ब करते हो आप।
ईट तो सबसे पहले करते हो, कोचिंग आना कम, क्राई, कोई दिल तोड़ देता तो कहीं रोती हो ना, क्राई का मतलब रो ना, है ना। गो जाना, वॉक, खाना खाने के बाद किसी घर के आगे पीछे आप क्या करते हो, वॉक ही तो करते हो, ठीक है ना। स्लीप, रन, टॉक और ड्रिंक, बहुत सारी है। मैंने क्या बोला है, मेन वर्ब अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड है, संख्या ही नहीं है मालूम कितनी होती है, ठीक है ना। और अपन को ये भी नहीं मालूम ये मेन वर्ब है, कभी कभार होता है ना, अरे ये मेन वर्ब है क्या, कभी पढ़ी नहीं थी, ऐसा भी होता है कभी कभार अपने साथ, ठीक है। यहां नहीं होगा मगर आपके साथ ऐसा, यहां इतनी ही होती है, लिमिटेड एडिशन है, और ये एडिशन अपग्रेड होते आ रहे हैं, मतलब डेली कोई ना कोई वर्ब बन रही होगी। अभी आ रही मेरी बात समझ में, तो ये मेन वर्ब है। अब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की है, तो मेन वर्ब भी कैसी प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो फटाफट मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए जो ये मैंने मेन वर्ब लिखी हुई है, ये इनमें सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है। तो 99.9% आप तो समझ ही गए होंगे, हाँ सर 99.9% बच्चे इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो बिल्कुल गलत। आ रही मेरी बात समझ में, मेन वर्ब है ये, और ये जितनी की जितनी लिखी है ये सब क्या है, प्लूरल है। क्या है, अब बोलोगे सर अरे क्या बात कर दिया आपने, प्लूरल कैसे हो गई है। तो देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरी टीचर मुझे पढ़ाती थी, तो मेरे माइंड में भी जो आपके माइंड में भी चल रहा है, मेरे माइंड में वही था। अरे हाँ, जहां भी SES दिख जाता है तो वो तो प्लूरल हो जाता है, वो जहां नहीं दिखता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहां पे हमें SES नहीं दिख रहा है तो हमें ये सिंगुलर लगता है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, मैडम ने जब वो बोला था कि बेटा वो नाउन के साथ होता है, वर्ब के साथ नहीं, उस वक्त हम टीचर की बात ना सुनते हुए कहीं और देख रहे थे। आ रही बात समझ में, इसीलिए हमारी वो चीज छूट गई थी वहीं पे, और जो अभी तक हमें दिक्कत करती आ रही मेरी बात समझ में। तो जितनी भी वर्ब लिखी हुई यहां, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, और सबकी सब क्या है, प्लूरल। तो जल्दी से बता दो सर इसका सिंगुलर क्या होता है फिर, तो देख लीजिए। बोलो सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया आपने, तो ये लिखा V1, V2, V3, V4 और V5। मेरी बात समझना, यहां से मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि जो पूरी इंग्लिश में आपको काम आने वाला है, कहीं भी इसका तोड़ नहीं मिलेगा आपको। ये एकदम पत्थर की लकीर बताने वाला हूं मैं आपको। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो भी मेन वर्ब होती है उसके 3 ही फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो सर आपने 5 क्यों लिखे, बता रहा हूं। मेन वर्ब के 3 ही फॉर्म होते हैं, और जो चौथा फॉर्म है और जो 5वां फॉर्म है उसको हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वही बताने वाला हूं मैं आपको। आ रही बात समझ में। तो आप लोग अब ये कह सकते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, कह सकते हो आप। क्लियर, चलिए। तो सर इसका सिंगुलर और प्लूरल से क्या नाता है, तो अभी बता रहा हूं बेटा क्या नाता है। जो भी मेन वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ये रहा, पूरी इंग्लिश में मेन वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। मेन वर्ब का पहला फॉर्म, अब सर वो कोई सी भी मेन वर्ब हो, अगर वो मेन वर्ब है तो उसका पहला फॉर्म सदैव, ऑलवेज क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, और उसका अंतिम फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहेगा। अंतिम फॉर्म मतलब V5। V5 हम कैसे बनाते हैं, ये लिखी मैंने मेन वर्ब, मैंने लिखा स्टडी, किसी भी मेन वर्ब में SES और RES,
किसी भी मेन वर्ब में अगर आपने ये जोड़ दिया एस ई एस या आई ई एस, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है वो वर्ब कैसी है। जैसे कि स्टडी में वाई है एंड में, तो वाई हटा के हम क्या यूज करते हैं, आई ई एस का यूज करते हैं, है ना, अपन ने बचपन में पढ़ा था बेसिक में, ठीक है ना। तो स्टडी, तो क्या हो गया स्टडीज। जिस मेन वर्ब में एस ई एस या आई ई एस दिख जाए वो क्या कहलाती है, सिंगुलर मेन वर्ब कहलाती है, और जिस पे ना दिखे वो प्लूरल कहलाती है। सर देख लो आप, गो में एस ई एस आई एस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है साहब, तो ये कैसी है, प्लूरल है। फिर गोज दिख रहा है एस ई एस आई एस, हां दिख रहा है सर, तो ये क्या है, सिंगुलर। कम, कम में एस ई एस या आई ई एस दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है सर, तो ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल है ये। सर एस दिख गया इस पे, तो ये क्या हो गई, सिंगुलर। इसको चाहे ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मेन वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा सिंगुलर प्लूरल होता है और अंतिम फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। मेन वर्ब के अंतिम फॉर्म में ही हम एस ई एस और आई ई एस का प्रयोग करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में। और ये वाले फॉर्म में हम आई एन जी का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी नाता नहीं है। ये दो वर्ब ही पूरी इंग्लिश में बहुत दिक्कत करती हैं आपको, और एरर भी इसी वर्ब से बनती है ज्यादातर, इससे और इससे, ठीक है, इससे भी बनती है, इससे भी कैसी बनती है, इससे आपको फिर याद होना चाहिए और ये आपकी समझ होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या लगानी। आ रही मेरी बात समझ में। अब मेरे बच्चों, ये फंडा सर आपने बहुत अच्छा बनाया, तो हम लोग कहां मिस कर रहे थे, तो हम लोग यहां मिस कर रहे हैं। देख लीजिए आप, ये लिखा मैंने नाउन और ये लिखा मैंने वर्ब। इधर लिखा नाउन, इधर लिखा वर्ब। तो नाउन में मैंने लिखा गर्ल, फिर लिखा मैंने गर्ल्स। अब आप बता देंगे गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, यहां एक लड़की की दो लड़की है, एक लड़की, और यहां जैसी मैंने एस लगा दिया तो ये कैसी हो गई, एक से अधिक हो गई, मतलब ये कैसी हो गई, प्लूरल, और ये कैसी हो गई, सिंगुलर। तो यही बचपन में आपने पढ़ा था कि हम किसी नाउन पर वर्ड में जो बोल रहा हूं उस पर गौर करना, किसी नाउन पर अगर हम एस ई एस आई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, और एस ई एस हम किसी नाउन से हटा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। अब देखना वर्ब लिखूं, वर्ब लिखा मैंने गो, इधर लिखा गोज। इसको कंपेयर में इसलिए कर रहा हूं कि आपके जो माइंड से जो वहम था वो अब निकलने वाला है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं नाउन में एस ई एस आई एस लगा रहा हूं तब तो वो प्लूरल हो जा रही है, क्या हो जा रही है, प्लूरल। अगर मैं वर्ब में एस ई एस आई एस लगा दूं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। तो यहां से भी एक कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि नाउन की अपोजिट होती है मेन वर्ब। ये बोल सकता हूं, किताबों में नहीं लिखा, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। किसी भी नाउन में अगर हम एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाती है, मगर किसी भी वर्ब में अगर हमने एस ई एस आई एस लगा दिया तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। बस सर, ये अब जो बताया आपने अब हमें क्लियर हो गया है। हम लोग जैसे कि बोला मैंने बॉय, अब बॉय तो नाम है, तो नाउन है, तो नाउन है तो मतलब ये सिंगुलर है, और इसको मैं अगर मैं बॉयज कर दूंगा तो ये प्लूरल है, तो ये नाउन है। नाउन में कॉन्सेप्ट यही डील होता है, अगर हम नाउन में एस ई एस आई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, एस ई एस आई हटा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। मगर इसी की जगह मैं बोलूं क्राई, क्राई वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में अगर एस ई एस आई एस आपको नहीं दिख रहा है तो वो कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। और उसी में आपने अगर एस ई एस आई एस लगा दिया तो वो कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जो भी मेन वर्ब होगी ना उसके इतने फॉर्म होंगे, नहीं तो वो मेन वर्ब नहीं होगी। हाँ, हालांकि मैं कुछ ऐसी मेन वर्ब आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ना है आपको, जिसके आईएनजी फॉर्म नहीं होते,
कुछ वर्ब होते हैं उसके आईएनजी फॉर्म नहीं होते हैं, है ना, किसी का एसईएसएच फॉर्म नहीं होता है, वो आगे पढ़ेंगे पर अभी नहीं पढ़ना, मगर अभी ये माइंड में रखना है आपको, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। या आप ऐसे कर लो, मेन वर्ब में एस ई एस आई एस लगाने से, वैसे मैंने लिख के रखा हुआ है, आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है बकायदा मैंने, आप इसकी फोटो ले सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वे संज्ञा जो एस ई एस आई एस में समाप्त होती है, समाप्त होती मतलब जिसके अंत में, जिसके समाप्त होना मतलब इसके अंत में, इसका समाप्त कहां हो रही, ई में, ई के पास एस ई एस आई एस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया सिंगुलर, क्योंकि नाउन है, नाइफ मतलब चाकू, चाकू मतलब नाउन, गर्ल नाउन, ये इनमें एस ई एस आई एस आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है सिंगुलर है। अब सिंगुलर वर्ब की क्या बताई थी डेफिनेशन मैंने, एस ई एस आई एस दिखता है, वे क्रिया जो एस ई एस आई एस में समाप्त होती है एक वचन क्रिया कहलाती है, ऐसी वर्ब जिनके एंड में एस ई एस आई एस का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है, सिंगुलर। तो ये सब लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लियर। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, बॉयज एस लग गया तो बॉयज क्या हो गया, प्लूरल बन गया, गर्ल्स में एस लग गया तो प्लूरल बन गया, नाइफ्स में वी अटता है, वो एफ एफ अटता है ना, तो वी ई एस लगाते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एस लग गया, नाउन है, ये नाउन है तो नाउन में एस ई एस आई एस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाती है, मगर वर्ब में प्लूरल मेन वर्ब क्या होती है, जिनमें एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है प्लूरल, कैसी है प्लूरल। तो ये लिख के भी रखा हुआ है मैंने, जैसा भी करना हो आपको, ठीक है ना। अब सर ये बहुत सिंगुलर प्लूरल हो गया, अब बहुत सिंगुलर प्लूरल हो गया, आपने मुझे सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, आपने मुझे सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, आपने मुझे वर्ब बताया, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। क्यों बताया सर ये आपने, क्योंकि आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और याद रखना जब आप यहाँ पढ़ने आते, कोई भी शहर पढ़ने जाते हैं तो आप एक रूम पे रेंट लेते हैं, एक रूम रेंट पर लेते हैं, उस रेंट पर लेने के लिए आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है मकान मालिक से, तब जाके आप उस रूम पे रह पाते हैं, अगर एग्रीमेंट नहीं करोगे तो आपको मकान मालिक रहने देगा। ऐसे ही सेम चीज यहां पर है, अगर सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ना है तो मुझे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और एग्रीमेंट करने के लिए मुझे वकील चाहिए, और वकील ने हमें दो नियम बोले हैं, ये पूरी इंग्लिश में याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको। वकील ने बोला है, दो क्लोज देके रखे हैं, उसने बोला है सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब को जोड़ना है तो इन दो नियम को आपको मानना पड़ेगा। तो सर दो नियम क्या है, बहुत इजी है, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। अरे वाह, सिंगुलर सब्जेक्ट अपन ने पढ़ लिए थे, कौन कौन से होते हैं, यू वी दे, इनको छोड़ के सब क्या होते हैं सिंगुलर, आरी बस में, बाकी वो क्या होते हैं प्लूरल। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। अरे सर इतना, बस ये दो लाइन पढ़नी है और हमारे सब सही हो जाएगा, बस ये दो ही लाइन ही पढ़नी है। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको पढ़ने के लिए मगर आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब क्या होती है। ये चार चीज आपको मालूम होना चाहिए, जो पीछे बताई मैंने, यही तो बताया मैंने आपको। अब ये जब मालूम चल गया तो इनका एग्रीमेंट कैसे करना है, एग्रीमेंट करने के लिए दो नियम याद रखने पड़ेंगे आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, तभी तो हमारा सही एग्रीमेंट होगा। तो इसी को मैंने बताने के लिए कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं यहां पे, देखिए राम क्या होता है, नेम होता है सर, नेम। अब जल्दी से बताइए, नेम सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो बस सर मुझे तो बस ये याद है, ये याद रखना है आपको, यू वी और ये होते हैं प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। तो उधर तो ये है ही नहीं, नेम मतलब क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर मेन वर्ब क्या होती है, जिनके एंड में एस ई एस और आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। मेरे बच्चों समझ में आई बात आपको, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया, मतलब एग्रीमेंट सही हो गया। वो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। ये मेन वर्ब है,
राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। एक्शन कौन कर रहा है? राम। एक्शन राम कर रहा है और इसके बारे में, राम के बारे में बात हो रही, तो इसलिए जिसके बारे में बात होती है और जो एक्शन करता है वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाता है। और जो एक्शन को करता है, मतलब मेन एक्शन क्या है इस पे? जाना। तो मेन एक्शन मतलब मेन वर्ब हो गया। इन दोनों के अलावा जो कुछ बोलता है क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरे में आते हैं बॉयज। बॉयज सर नाम है, मगर देखना ये नाम में एस लगा हुआ है सर। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, नाम में एस लगता है क्या? जैसे मैंने बोला राम, तो आपने कभी ये सुना है कि राम्स? सुना है कभी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा सुना होगा आपने, एपिस्ट्रोफी लग के कर सकते हो आप। नाम में कभी एस नहीं लग सकता, किसी का भी नाम हो। आपका नाम सपोज अशोक है, तो अशोक से नहीं बोल सकता मैं किसी भी नाम पर। तो ये जो नाम है ये कॉमन नाम है, कॉमन नाउन। जैसे मैं क्या हूं? अंकित। मेरा नाम क्या है? अंकित। मगर मेरी जाति क्या है? लड़का। लड़का मतलब बॉय, तो बॉय में मैं एस ई एस आई एस लगा सकता हूं, मगर मैं अपने नाम पे एस ई एस आई एस नहीं, क्योंकि मैं यूनिक हूं ना, स्मार्ट हूं। मेरे जैसा स्मार्ट और कोई दूसरा थोड़ी है। मेरे लिए, मेरे को मैं स्मार्ट लगता हूं और किसी को लगू ना लगू। आ रही मेरी बात समझ में? तो मेरे लिए मैं क्या हूं? अंकित, यूनिक हूं। और बहुत सारे अंकित इस भारत में, इस शहर में, मगर मेरे लिए तो मैं यूनिक हूं ना। हाँ, अंकित हूं, मगर इस शहर में लड़के बहुत हैं और लड़कियां ही बहुत हैं, तो मेरी जाति के लोग बहुत हैं यहाँ पे, लड़के बहुत हैं, बॉयज, तो उनको मैं कर सकता हूँ। ये नाम है, मगर यहाँ पे नाउन में क्या लगा हुआ है? एस ई एस आई एस। मैंने बताया था अगर नाउन में एस ई एस आई एस लग जाता है तो वो प्लूरल आती है। प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, और प्लूरल मेन वर्ब क्या होती है? जिनमें एस ई एस आई एस नहीं लगता है। वेरी गुड। अब ये क्या आ गया? शी। शी सिंगुलर है कि प्लूरल? इधर देख लो, उधर दिख रहा है मतलब सिंगुलर है, इधर नहीं दिख रहा ना मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। आ रही बात समझ में? तो सिंगुलर वर्ब जिसके एंड में एस ई एस आई एस लगता है। आ रही मेरी बात समझ में? दे के सब्जेक्ट होता है, हाँ उधर है, मतलब प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। और गो क्या है? प्लूरल है। जिस मेन वर्ब के एंड में एस ई एस आई एस नहीं लगता है वो प्लूरल मेन वर्ब कहलाती है। जिस मेन वर्ब के एंड में एस ई एस और आई ई एस लगता है ये सिंगुलर मेन वर्ब कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड होती हैं, इतनी ही होती हैं। अब देखिए सर, डू डज, सर इसको तो आपने हेल्पिंग वर्ब बोला, तो स्पेस कैसे लगा दिया आपने? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और इसका यूज हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, तो इसलिए इस पे हम डू डज लगाते हैं, एस ई एस आई एस लगाते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे आपने देखा होगा ना इसके 5 फॉर्म होते हैं। मैंने क्या बोला? जिसके भी 5 फॉर्म होगा वो मेन वर्ब हो गई। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। देख लो 5 फॉर्म हो गए। तो पहला फॉर्म हमेशा कैसा होता है? प्लूरल। अंतिम फॉर्म हमेशा कैसा होता है? बताया आपको मैंने, ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेसिक चीज बताई चीज है मैंने। इसके बाद मैं आपको रूल्स पढ़ाने वाला हूं जो पूरे इसी में डिपेंड रहेंगे। हाँ, एक चीज और बताने वाला हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कैसे एग्रीमेंट करना है ये बताना है। दूसरी बात आपको यह भी बताना है कि सब्जेक्ट का स्थान, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कहाँ आ सकते हैं। मेरी बात समझना बच्चों। पहली बात तो हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ केस सब्जेक्ट के साथ केस वर्ब, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। अगर मैं सेंटेंस फिर से लिख रहा हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट,
इंग्लिश में सब्जेक्ट का स्थान क्या होता है? शुरुआत में होता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। और उसी स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस के हिसाब से हम क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, वही कॉन्सेप्ट तो रहना है, कंसेप्ट नहीं निकलेगा कहीं भी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ठीक है ना। मगर दिक्कत यह है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपको इतनी आसान एरर नहीं आती है। सर फिर कैसी आती है? फिर वो बोलता है देयर आर few boys in, मैंने लिखा there are a few boys in the class, क्या लिखा? अब मुझे बताइए इधर सब्जेक्ट कहां है? क्या लिखा था? सब्जेक्ट का स्थान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में। हाँ, 99% सब्जेक्ट क्या होते हैं, हम क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आते हैं। मगर मैंने आपको डेफिनेशन में एक चीज बोली थी कि जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो मुझे ये बताओ इसमें आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं लिखा है देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, किसके बारे में बात कर रहे हो आप? देयर के बारे में। देयर मतलब तो वहां होता है भाई, एडवर्ब है वो तो एडवर्ब क्या कोई नाम बन सकता है? एडवर्ब तो वर्ब को लिए आता है, हो सकता है। तो किसके बारे में? क्लास के बारे में बात कर रहे हो कि बच्चों के बारे में बात कर रहे हो? इसके बताओ। देयर आर मतलब कुछ बच्चे ही क्लास पर थे, मतलब ना के बराबर, मतलब कुछ बच्चे क्लास पर हैं। देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? बॉयज की बात कर रहा हूं। और मेरे बॉयज क्या है? प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। इसको दो तरीके से समझ सकते हो। जब भी देयर से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो वर्ब के बाद जो भी नाउन आती है उसके अनुसार वर्ब लगती है, देयर के हिसाब से वर्ब नहीं लगती है, क्योंकि देयर तो क्या होता है? एडवर्ब, और एडवर्ब सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, याद रखना। क्लियर? तो देख लीजिए, अब सब्जेक्ट यहां आया, तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस लेके मैं आऊंगा रूल्स में, है ना। कुछ इजी रूल्स भी हैं, कुछ अच्छे रूल्स भी हैं, और कुछ समझने वाले रूल्स भी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे दो चीज देखनी है, सब्जेक्ट देख के वर्ब लगाना है। मगर दिक्कत ये है कि सब्जेक्ट अब बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं आपके पास, डिफरेंट टाइप के आने वाले हैं, वो सब मैं डील करूंगा आपके साथ। आ रही मेरी बात समझ में? तो आज आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। आपको माइंड में ये भर लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना, और सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है और प्लूरल क्या होती है। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है सब मैंने, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तो ये आपको ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको आप बार बार एक बार पढ़ लें। ये आपका मजबूत हो गया तो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो 2 से 3 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में आने वाले हैं वो आप पूरी तरीके से 110% सही कर देंगे। वो मेरी गारंटी है, वो मैं करवाऊंगा, बस आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन में यही समाप्त करता हूं। कल के सेशन में अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक था, बेसिक में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, वर्ब के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और इन सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसे वर्ब का लगाना ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। और वर्ब सिंगुलर कैसी होती है, किसको बोलते हैं, और वर्ब प्लूरल कौन सी होती है और किसको बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है। कल हम इससे रिकॉर्डिंग कुछ रूल्स लेके आएंगे, उस रूल्स में इन्हीं कॉन्सेप्ट को ही डील करना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को याद रखना, यही कॉन्सेप्ट डील करना है। बस चेंज क्या होंगे, अभी मैंने बताया, सब्जेक्ट का स्थान, कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट SVO ये होता है सेंटेंस, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट यहीं आए, ठीक है ना। सब्जेक्ट जैसे मैंने बोला, आ लेटर इज रिटन बाय राम। अब मुझे बताओ एक्शन किसने करा है? एक्शन राम ने करा, तो इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, इसका सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन करता है।
वो जिसके बारे में बात होती है। मगर ये वॉइस है, वॉइस में जो ये क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाते हैं। ये आप पढ़ते हो ना, कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं लगा, कुछ भी पढ़ लो आप, नरेशन पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कभी भी हिलने वाला नहीं है, यथा का वथा रहेगा वो। कुछ भी चीज रटाऊंगा नहीं मैं, जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा फुल ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपका ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट डील करा है वो आपको समझ में आया? समझ में आया हो तो लाइक करिए, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, सर एक बार और बता दीजिए, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि।